तुम अपने गम को भुला करके देखो, तो बिना बात के थोड़ा मुस्कुरा करके देखो। तुम अपने गम को भुला करके देखो, बिना बात के थोड़ा मुस्कुरा करके देखो। राहें खुद के खुद आसान हो जाएंगी, बस तुम उम्मीदें के दिए जला करके देखो। राहें खुद के खुद आसान हो जाएंगी, बस तुम उम्मीदों के दिए जला करके देखो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज यादव। आज हम जाएंगे इस चैप्टर में। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th वाले के लिए प्रकाश का प्रवर्तन। बस 4-5 महीने के अंदर ही मैं आपका पूरा कोर्स जो है कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। आज हम शुरू करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का प्रवर्तन होता क्या है, ठीक। चलिए दोस्तों, सब पहले हम जानते हैं यार कि प्रकाश क्या होता है, ठीक है। तो प्रकाश एक ऐसी चीज है, जब किसी वस्तु पड़ती है तो वस्तु हमें दिखाई देने लगती है, ठीक। और इसमें देखिए मैं परिभाषा ली जाऊँ, अगर आप इसको लिख दोगे अगर बोर्ड पेपर में, तो यार कोई नंबर काट नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल जैसा भी है और आपके लेवल होता है, ठीक। तो देखिए, प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमें विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है, ठीक है। एक तरंग दे जाते हैं, ठीक। यानी प्रकाश क्या होता है, एक सीधी रेखा में चलती है। ये बात पहले आप जान लीजिए कि प्रकाश जो है वह हमेशा एक सीधी रेखा में चलती है, तभी जो हमारी छाया पृथ्वी पर पड़ती है। नहीं तो अगर कोई पूछे यार छाया परछाई क्यों पड़ती है, तो फिर इसका मतलब है कि प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों यानी सीधी रेखा में चलती है, ठीक। प्रकाश, अब देखिए पहले प्रकाश का इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है समझिए। ये प्रकाश समझ गए कि जब कोई प्रकाश एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसा पदार्थ है, ठीक। पदार्थ नहीं कहेंगे, ठीक, क्योंकि पदार्थ जो है प्रकाश नहीं है। पदार्थ जो होता है जो स्थान घेरता है, लेकिन ये तो वही घेरता नहीं है, ठीक। तो फिर देखिए इसमें आप देखिए पहले ये आप परिभाषा नोट कर लीजिए, काफी पेन लेकर बैठिए, ठीक है। तो देखिए इसकी तरंग दैर्घ्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो है वह किसमें होता है, इसकी तरंग दैर्घ्य होती है 39 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम तक। ये पूछ सकता है पेपर में, 1 नंबर 2 नंबर जरूर पूछता है, ठीक है। 39 एंगस्ट्रॉम से लेकर 78 एंगस्ट्रॉम तक होती है, ठीक है जी। इसको आप नोट कीजिए, इतने तक होती है। जबकि अन्य माध्यम जो है वह क्या होती है, भिन्न भिन्न होती हैं, ठीक। अब इसके देखिए प्रकाश निर्वात में प्रकाश की क्या होती है दर्शक, ठीक। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो फिर निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। हाँ तो भाई अब प्रकाश का परावर्तन देखिए। जब प्रकाश किरण किसी पालीदार और किसी चिकने तल पर गिरती हैं, तो उस चिकने तल पे गिरने से कुछ उसका अधिकांश भाग जो वापस लौट जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए यहाँ मान लीजिए कोई प्रकाश गया AB, ठीक, और ये BC से देखिए टकरा कर लौट रहा है, ठीक। ये जो मिरर लगा है शीशा, ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं, यह समतल दर्पण है। कैसा दर्पण है, समतल दर्पण है, ठीक। अब देख सकते हो यहाँ पे प्रकाश आया और टकरा कर वापस चला गया, हम इसी क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक। और ये देखिए इसको हम बोलते हैं आपतित किरण, यानी जो जा रही है, आपतित किरण यानी आ रही है, समझिए बात को। इसी प्रकार समझिए कि आने वाली किरण यानी आपतित किरण, जाने वाली किरण यानी परावर्तित किरण, ठीक है, आसान तरीके से। और ये जो बीच में एकदम समतल दर्पण देखिए अभिलंब बन जाता है एक N, ठीक, उसको हम N से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे जो दो कोण बनेंगे, एक कोण को बोलेंगे आपतन कोण, दूसरे कोण को बोलते हैं हम परावर्तन कोण, यानी आपतित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तित किरण, ठीक। इसी प्रकार आपको समझना यानी स्वार्थ में, ठीक। और कुछ इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है, फिजिक्स है, ठीक। और देखिए अब प्रकाश के समझ गए कि जब प्रकाश किसी एक समतल या किसी चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग ये वापस लौट जाता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं, ठीक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए इसके दो नियम होते हैं, ठीक। प्रकाश के परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम
एक नियम देखिए, इससे हमारा बन रहा है यहाँ से, आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक तल में है कि नहीं, यहाँ पे एक तल में है, देख सकते हो, ठीक, कोई दूसरी तल में है नहीं, ठीक है ना। तो लिखेंगे पहला नियम, इसका दो नियम होता है, ठीक, इसका दो नियम होता है। दो नियम होता है प्रकाश के परावर्तन का। पहला नियम आपतित किरण, पहला नियम आपतित किरण, तथा अभिलंब तथा परावर्तित किरण, ठीक, तथा परावर्तित किरण तीनों एक तल में होते हैं, तीनों एक तल में होते हैं, ठीक। और इसका दूसरा रूल देखिए, दूसरा लॉ है, नियम यार, ठीक। दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण देख सकते हो परावर्तन कोण के इक्वल है, नहीं बराबर है। तो फिर हम लिखेंगे आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक। ये इसका रूल देखिए, इसका नियम कैसे बना देख सकते हो, ये तीनों एक तल में है, ये आपतित किरण जो है यानी आ रही है, और ये अभिलंब, ठीक, और ये है परावर्तित किरण जो जा रही है, ठीक, परावर्तन कर रही है, ठीक है। और ये इसका दूसरा नियम आपतन कोण जो है सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, इक्वल होता है, ठीक। तो आशा करते हैं समझ में आ गया है। तो चलिए हम देखते हैं दूसरा पॉइंट पृथ्वी में होता क्या है, यानी इमेज। डेली लाइफ में लोग देखते हैं इन्हें इमेज, ये हम क्या है, इमेज ही तो है, चित्र भी है, ठीक। इमेज मतलब यार हम स्वयं खुद, ठीक, फोटो देखते हुए लिखा रहता है ना इमेज, चित्र। तो देखिए जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो दर्पण में उस वस्तु का आकृति बन जाता है, तो हम उसी कहते हैं प्रतिबिंब। जब हम शीशे के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं तो फिर हमारा चित्र भाई बन जाता है शीशे में, तो वही क्या है, हमारा प्रतिबिंब है, ठीक, यानी इमेज है, ठीक है। और इसमें कुछ रखा नहीं है, बस ये एक या दो नंबर क्या रहता है, ठीक, दो नंबर। और ये देखिए प्रतिबिंब, इमेज दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है वास्तविक यानी रियल इमेज, दूसरा होता है आभासी, ठीक। पहले रियल इमेज को आप समझिए, ठीक है। यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात बिंदु पर वास्तव में आती हैं, ठीक, आती हैं, बिंदु पर वास्तव में आती हुई प्रतीत होती, इसमें नहीं होगा, इसमें रियल यानी आती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक है, यानी रियल इमेज, ठीक, यानी स्वयं यानी रियल इमेज हो। और नोट्स में इसको आप लिख लीजिए, इसे प्रतिबिंब पर लिया जा सकता, इसे पर्दे पर लिया जा सकता है, ठीक है। ये नोट करने वाली बात है, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने की बात नहीं है, क्योंकि ये वास्तविक प्रतिबिंब यानी एक रियल इमेज होता है, एक रियल इमेज नहीं होता है, ठीक, उसको हम कहते हैं आभासी, जिसको हम आभास कर सकें। यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरण, कोई बिंदु या वस्तु होगी, वहां से चलने वाली जो किरण होगी परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है, परावर्तन के पश्चात यहाँ टकराएगी, उसके पश्चात किसी बिंदु पे वास्तव में मिलेगी, ठीक है। मान लीजिए यहाँ कोई पर्दा है, उस पर मिलेगी, तो हम इसको कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। इसको देख सकते हैं, यहाँ मान लीजिए कोई पर्दा पे मिला है, ठीक, यहाँ से कोई बिंदु प्रतिबिंब वस्तु गया और ये टकराया समतल दर्पण पे, ठीक, और यहाँ से टकरा कर वापस गया, तो फिर यह किस पे मिला, एक पर्दा मैंने लगाया, जान लीजिए एग्जाम्पल थ्रू, उस पर आकर मिल गई, तो फिर रियल इमेज का मतलब इसे हम पर्दे पे लिया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए अब हम यही समझिए कि नहीं पहले कि यह होता है रियल इमेज। किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर आती हुई प्रतीत हो, आ रही हो उसी बिंदु पर, ठीक, ऐसा नहीं कि आ ही गई, आती हुई प्रतीत होती रहती है। अगर आप पर्दा और थोड़ा दूर करो तो फिर वहां भी पहुंचेगी, ठीक, तो इसीलिए आती हुई प्रतीत होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। नोट्स में लिख लीजिए, किसे पर्दे पे लिया जा सकता है, देख सकते हो ना आप, फिर गया वस्तु
टकरा कर वापस गया तो यहाँ पे हम पर्दा लगाया तो उस पर आ गया। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक, तो फिर अब देखिए आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब को पहले देख सकते हो कि आभासी यानी जिसको हम आभास कर सकें, कल्पना कर सकें। ठीक है, वही हमारा होता है आभासी प्रतिबिंब। पहले समझिए परिभाषा। यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात बिंदु पर आती हुई प्रतीत हो, मैंने कहा ना आभासी प्रतिबिंब, जिसकी कल्पना कर सकें, आभास हो। ठीक, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इसी बिंदु हम क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, और नोट्स में लिख लीजिए कि इस प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं लिया जा सकता, क्योंकि भाई जब आभास होगा तो पर्दे पे कहाँ आएगा, चलेगा इधर से। ठीक है, देखिए चला इधर से प्रतिबिंब, टकरा कर वापस लौटा। ठीक, किसी चिकने तल और किसी समतल दर्पण पे ही, तो फिर ये कहाँ आभास होगा कि हम पर्दा लगाएंगे। बस हम लोग देख रहे हैं कि यार आभास हो रहा है। ठीक, या पर्दे पे नहीं रुकता। ठीक है, किंतु इसको हम फोटो पे जरूर ले सकते हैं। ठीक, कैमरे से क्लिक जरूर कर सकते हैं इस चीज़ें। ठीक, ये आभास हो रहा है। ठीक है, आज के ज़माने में। ठीक, तो बस यही हुआ आज का टॉपिक। अब देखिए गोली दर्पण होता क्या है, ये सब कुछ ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं। अब थोड़ा लिखो और इसको याद करो। ठीक, तभी आपका अच्छा खासा नंबर आएगा 80 तक। ठीक, 100 में से पूरे टोटल काउंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, देखिए चलिए अब गोली दर्पण क्या होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि गोली दर्पण क्या होता है। ठीक है, गोली दर्पण वैसे हमारे क्या सिर्फ इसके जो 2 पार्ट होते हैं, अवतल और उत्तल। ठीक, 2 भाग होते हैं, वही हमारा दिया है इस बार के सिलेबस में एनसीईआरटी में। ठीक, मगर गोली दर्पण नहीं पूछा है। ठीक है, पर दे दिया उसका 2 भागों को दे दिया है, अवतल और उत्तल क्या होता है इसमें पूछता है। बस ये नहीं पूछता है कि गोली दर्पण क्या है। एक बार देख लीजिए, जरूरी है। गोली दर्पण कांच का एक खोखला गोला होता है। ठीक, कांच का गोला का कटा गया भाग। ठीक, इसका लाल तल पर इसके तल पर ठीक पारे की कलाई तथा लाल ऑक्साइड का पिंड होता है, दूसरे तल पर परावर्तक होता है। ठीक, यानी एक इसके तल पर जो है पारे की कलाई की जाती है। ठीक, तथा लाल ऑक्साइड का पिंड होता है, लाल ऑक्साइड। एक वीडियो में इसको बताएंगे जरूर हम। ठीक है, तथा दूसरे तल पे परावर्तक तल होता है। ठीक, ये जान लीजिए बस, मगर ये पूछेगा नहीं 100%। अब देखिए गोली दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण समझिए, वह दर्पण जिसमें उभरे हुए तल को पालिश किया जाता है तथा दबे हुए तल को परावर्तक बनाया जाता है, इसको हम कहते हैं अवतल दर्पण। ठीक, अगर आप अवतल उत्तल दोनों याद करेंगे तो भाई कंफ्यूज हो जाएंगे, 100% गारंटी। ठीक, इसीलिए एक याद कीजिए अवतल और जस्ट उसी का उल्टा उत्तल। ठीक, वह दर्पण वह जिसमें उभरे हुए तल को पालिश किया जाता है, जैसे ये देखिए उभरे हुए तल देखिए हम पालिश किए हैं। ठीक, और ये देखिए और अंदर के भीतर के तल को जो हम परावर्तक बनाए हैं, तो फिर लिख देते हैं इसको जो हम कलाई किए हैं। ठीक, कलाई किया गया भाग, कलाई किए हैं। ठीक, और ये जो है परावर्तक बनाए हैं अंदर, परावर्तक तल, परावर्तक तल है। ठीक है, ये कलाई किया गया भाग है और ये परावर्तक तल है। ठीक, और यह मुख्य अक्ष है, हमारी रेखा मुख्य अक्ष। ठीक, तो फिर ये हो गया। बस आप यही याद कीजिए अवतल दर्पण, इसी जस्ट एग्जैक्ट उल्टा क्या होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को आप याद कर सकते हो, छोटा देखिए एक मुंह ऐसे होता है ना, छोटा आ, ये इया टाइप होता है ना, यानी इया से याद कीजिए तभी याद हो जाएगी। यानी इया इसी टाइप की बनता है अवतल, और इया का उल्टा होता है उत्तल, इस प्रकार का। ठीक, इसमें इधर होगा कलाई किया जाएगा और इसमें अंदर की कलाई किया जाएगा। ठीक, ये देख सकते हो मैंने बनाया है ग्राफ। अगर हम इसको पूरा जोड़ दें, ऐड कर दें, तो फिर देखिए पूरा गोला होता है, इसी में से काट के निकाला जाता है अवतल और उत्तल। ठीक, दोनों ग्लास को इसी में से काटा जाता है, तो फिर ये देखिए सेंटर केंद्र यही है, इसीलिए सेंटर केंद्र एक होता है अवतल में उत्तल में भी। ठीक, तो चलिए हम आपको लिख देते हैं परिभाषा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण ठीक वह दर्पण जिसमें उभरे हुए तल को परावर्तक बनाया जाता है, दबे हुए तल को पालिश किया जाता है। ठीक है, या जस्ट उसी को उल्टा है। ठीक, अवतल दर्पण का। तो फिर देखिए अवतल दर्पण में इधर पालिश किया गया था भाई, इसमें जो है पालिश आ गया, इधर देख सकते हो। ठीक, सब कुछ सेम है। देखिए
यहाँ परावर्तक देख सकते हो, उभरे हुए तल को बस बनाया गया है, ठीक, और दबे हुए तल को पॉलिश किया गया है, कलाई किया गया है, ठीक है। लिख देता हूँ, या जो है परावर्तक भी बनाया गया है, या परावर्तक बनाया गया है और इधर पॉलिश किया गया है, ठीक है अंदर। और यह ग्लास है M1 M2, ठीक, ग्लास। और ये C जो है सेंटर है, केंद्र है, और P जो है ध्रुव है, पोल, और ये मुख्य अक्ष है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, इसमें कंफ्यूज ना होइए, आप उत्तल का याद कीजिए तो अवतल का परिभाषा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं वीडियो डाउनलोड करके अगेन देखिए, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, हम इसका एक पार्ट और बनाएंगे, ठीक, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, यानी इसका प्रकाश का परावर्तन का एक पार्ट क्या, इसमें 3 या 4 पार्ट में दूंगा, ठीक है, न्यूमेरिकल दूंगा एक में, ये सब तो थ्योरी थी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय भारत, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलेंगे अगली वीडियो में।